हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। मिल रहे हैं हम यहाँ पर रात के 9 बज रहे हैं इस समय। आज मैं यहाँ पर आपके लिए यूपी टेट की हिंदी की तीसरी क्लास लेकर आई हूँ और हिंदी को ही कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। रीज़न ये है कि स्वर से स्टार्टिंग किया, स्वर के बारे में पूरी डिटेल बताई, जितनी भी बातें स्वर से संबंधित एग्जाम में आती है वो मैंने आपको बहुत क्लियर बताया। अब स्वर का जो भाई है वो व्यंजन है, तो उसके बारे में भी बताते हैं ताकि एक सेट हमारा कंप्लीट होगा। आइए बात करते हैं आज की इस क्लास में। तो यहाँ पर ये यूपी टेट की हिंदी की तीसरी क्लास है। 30 प्रश्न आपको आएंगे, एक एक नंबर के आपको आएंगे। आपको नेगेटिव मार्किंग का कोई सीन नहीं है, अच्छे से देखना है, समझना है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप सभी आराम से देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप जुड़े हैं इस समय शानी क्लास साथ। डेली यहाँ पर क्लास सेम टाइम पर रात के 9 बजे चलने का शेड्यूल है, तो रात के 9 बजे ही चलेगी। अभी फ़िलहाल हम एक ही क्लास करेंगे, धीरे धीरे करके सिलसिला को बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्लियरली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर क्लास पसंद आती है, आपको लगता है जेन्युइनली की चीज़ें सही बताई जा रही हैं, समझ में आ रहा है, टॉपिक्स और डाउट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा फीडबैक अपना ज़रूर देते हुए जाइएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और नोटिफिकेशन की जो प्रॉब्लम्स होती है थोड़ी बहुत कभी कभी, तो वो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको क्लास होने से पहले चीज़ें मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। पूरा बेस्ट मैं अपना दूंगी। आपको टाइम पर आना है, पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी है, ताकि आप सारे बच्चों के साथ अपने इस कोर्स की जो शुरुआत है हमने की है तो हम इसको पूरा कवर कर लें। कोर्स भी तैयार होगा और पेपर भी तैयार होगा, यही टारगेट के साथ ये क्लास मैंने स्टार्ट की है आपके लिए। मैं बंक नहीं करूँगी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी नहीं करेंगे। आइए फ्रेंड्स, आप जुड़े हैं शालिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, और मंदिर की घंटी तो बजाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आइए फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिए, समझिए। आज जो शुरुआत करनी है व्यंजन से, तो स्वर के बारे में जैसे हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया, जो हमने से पहले सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ा था, टेट में उसका लेवल हाई आता है, तो व्यंजन का भी सेम उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। मैंने व्यंजन की शुरुआत आज के लिए सोचा है कि आज के टॉपिक में व्यंजन पूरा डिस्कस करूंगी। चलिए देखते हैं। प्रश्न आपको परिभाषा के तौर पर कभी नहीं आएंगे, हमेशा उनके उदाहरणों से ही प्रश्न बनेंगे, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे। सबसे पहला है, जब व्यंजन पढ़ रहे हैं तो जानते हैं कि व्यंजन होता क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकते वे व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण आप स्वर के बिना नहीं कर सकते हैं उनको आप व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, और प्रत्येक व्यंजन के जो है वर्ण है, उसमें जो आ वर्ण होता है वो छोटा आ उसमें छिपा रहता है। मतलब कोई भी वर्ण अगर है और उसका उच्चारण हो रहा है तो उसका मतलब है कि उसके अंतर्गत छोटा आ निहित है। अगर वो नहीं निहित है तो व्यंजन हो ही नहीं सकता। स्वर और व्यंजन में एक बहुत छोटी सी डिफरेंस की वजह से ये क्रिएट है, अलग है, क्योंकि स्वर में स्वतंत्र होते हैं, उनका उच्चारण खुद से होता है, वो बिना किसी के हेल्प के करते हैं। लेकिन व्यंजनों को क्या होता है, उदाहरण में आप देखो तो ये बड़ा का है, मतलब का है। का उच्चारण इसमें छोटा आ निहित है, अगर ये नहीं होगा तो ये का नहीं बन सकता। तो आपको बताना चाहूँगी, इस एग्जाम्पल में छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ पर का के नीचे हलंत लगना चाहिए और चा के नीचे भी हलंत। अब अगर का लिखा है इसका मतलब ये पूरा का है, और अगर का के नीचे हलंत लगा है तो इसका मतलब ये आधा का है। अगर आपको नहीं पता तो शायद आज आप कुछ नया सीख कर जाएंगे कि ये पूरा का है, ये आधा का है। जब पूरा का मतलब है कि इसके अंदर छोटा आ छिपा है, और अगर का ऐसे लिखा है तो इसका मतलब इसमें छोटा आ नहीं है। तो ये पहचानना आप ज़रूर सीख जाइए आज। तो व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता वे व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत पारंपरिक रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन दो हैं। एक ये ढा से ढक्कन है और ये डा है, डा ढा डा, ये डा और ये ढा। डा ढा को जोड़ देने पर जो 33 संख्या थी वो 35 हो जाती है। सिंपल तरीके से मैंने दोनों बात बताई कि 33 से 35 कैसे हुआ। अब इतनी बातें क्लियर है, आइए बढ़ते हैं आगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा मुझसे। व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं,
तो उच्चारण की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो व्यंजन 4 प्रकार का होता है। ये जो बात यहाँ पर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उच्चारण यानी कि हमको जब मुंह से उच्चारित करना है, मुंह से सब कुछ बोलना है, जो ध्वनि हमारे मुख विवर से बाहर निकल रही है। उच्चारण के दृष्टि से व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। 2 पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन। चारों प्रकार से आप पहले जानते हैं, अवगत हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी, बाकी आपकी आगे चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताऊंगी। ये चारों से आप पहले से अवगत हैं। आइए बढ़ते हैं और एक एक पे 2-2 मिनट, 3-3 मिनट देके पूरी बात को क्लियर रिवीजन के साथ देखते हैं कि क्या बातें कही जा रही हैं। स्पर्श व्यंजन फ्रेंड्स, स्पर्श व्यंजन आप समझ ही रहे हैं। रीजन क्या है पता है? स्पर्श व्यंजन नाम से ही पता चलता है। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना, टच करना। अब ये व्यंजन कैसे टच कर रहा है, व्यंजन क्या टच कर रहा है, ये समझना। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। आपको ये पता है बहुत पहले से। जो चीज़ें हमें पता होती हैं वो जल्दी हमारे एग्जाम में नहीं आती। जो चीज़ें हम भूलते हैं, जिन पर हम गौर नहीं फरमाते, वो हमसे पूछी जाती है। जैसे कि ये वर्गीय व्यंजन का मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज किया ताकि आपका भी ध्यान इस पर जाए। आप समझ रहे हैं? क्योंकि प्रश्न आपको बनेगा कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं। ऑप्शन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तब आपको ये पता होना चाहिए कि हम स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन दोनों एक है, तब ये आप टिक कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं, नहीं बनते हैं तो सत्य असत्य के कथन बनने लगते हैं। तो उसमें ये बात लिखी आती है कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो ये बात अगर आपको नहीं पता होगी तो आप गलत कर देंगे अपने प्रश्न को। तो ये बात ध्यान रखिए कि वहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, तो प्रश्न आपको एकदम सिंपल सिंपल तरीके से नहीं पूछे जाएंगे। एग्जाम है उसको बहुत सारे लोग देंगे तो कॉम्पिटिशन के बेस पे होता है वो। इसका उच्चारण कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि स्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं, ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं जब इनका उच्चारण होता रहता है तो ये आपके कंठ को, ये आपके तालव्य को यानी कि तालु को, ये आपके मूर्धन्य को, ये आपके दांत को, दंत को, ये आपके ओष्ठ को, ओठों को जब तक टच नहीं कर लेंगे अपना उच्चारण नहीं कर सकते। इनका उच्चारण तभी होता है जो कंठ के वर्ग में आते हैं वो कंठ को टच करते हुए निकलेंगे, जो तालु को छूने के लिए हैं वो तालु को छूते हुए निकलेंगे, जो मूर्धन्य को है वो मूर्धन को। तो ये मैंने आपको उच्चारण स्थान से पढ़ाया है, बताया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वो बात इसमें कही गई है। अब ये है आपको स्पर्श व्यंजन की परिभाषा, जो कि परिभाषा आपको नहीं लिखना है, सिर्फ समझ के माइंड में रख के चलना है कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, स्पर्श व्यंजन को और किन नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है कि वर्गों के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं जो का से लेके माँ तक चलते हैं। का से लेके माँ तक के सारे वर्ण जो है वो स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या टोटल 25 होती है। तो आपको जो प्रश्न बनेगा वो आपको का से माँ तक का प्रश्न पूछेगा, का से लेके माँ तक का। इसका आपको बहुविकल्पी बनता है, कोर्स में भी बनेगा और आपके पेपर जो टारगेट एग्जाम है उसमें भी बनेगा। तो वो हो गया। और एक संख्या वाला ये कभी कभी पूछा जाता है कि टोटल स्पर्श व्यंजन, कुल स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो वो 26, 25, 35, 40 ऐसे ऑप्शन देगा और एक टिक करना रहेगा। तो ये बात मैंने यहाँ पर अभी तक आपको बताई। करेक्ट, राइट, समझ में आया? आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी फ्रेंड्स को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि जितनी बातें मैंने अभी तक बताई सब हमने पहले पढ़ लिया है मेनी टाइम्स। आइए आगे। ये स्पर्श व्यंजन का एक चार्ट है जो कंठ से जिनका उच्चारण हो रहा है। आप जानते हैं कि का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। जैसे मैंने इसका एक सूत्र भी बताया, अकु विसर्जन्या नाम कंठा। ये संस्कृत में अप्लाई होता है लेकिन याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, अकु विसर्जन्या नाम कंठा। अब इसमें का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, का वर्ग में कौन कौन आ रहा है? 5। हर वर्ग में 5 वर्ण आ रहे हैं, क, ख, ग, घ, अंग, 5 आ रहे हैं टोटल। इनका उच्चारण कंठ से हो रहा है, मतलब गले से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? कंठ से, गले से। बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। अब बात कर लेते हैं चा वर्ग की, च, छ, ज, झ, इया। बोल के देखिए, इनका तालु से होता है, मतलब जब ये उच्चारण का होता रहता है। आप बोलिए, खुद बोलकर देखिए, च, छ, ज, झ। आपकी जो ऊपर की तालु, नीचे की नहीं,
चा छा जा ऐसे नहीं निकलेगा, ऊपर का बोलते, ऊपर की जो तालू होती है ऊपर वाले दांत के हिस्से की वो टच करती है। बोलिए च छ जा झा, ऊपर वाला टच कर रहा है, दो तालू टच कर रहा है। ठीक, ये चावर का हो गया। टावर की बात करते हैं तो ट ठ ड ढ अड़ा, ये मूर्धन से है, इनका मूर्धा का भाग होता है, वहां से इनका उच्चारण होता है ट ठ ड ढ अड़ा, ट ठ ड ढ अड़ा। आगे चलिए, ता वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो त थ द ध न, त थ द ध न, त थ द ध न। ओके, दांत जो ऊपर के दांत है उनको टच कर रहा है, दंत का टच हो गया। फिर पा वर्ग है, प फ ब भ म, प फ ब भ म, प फ ब भ म। आपकी लिप्स देखिए, अपनी लिपसिंग देखिए, बोलकर देखिए मेरे साथ, आपको भी मजा आएगा। बोलकर देखिए, दोनों ऊपर की जो नीचे की ओंठें हैं वो टच कर रही हैं, प फ ब भ म, ट ठ ड ढ ढ, च छ ज झ। बोलकर देखिए, कभी आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं। सूत्र भी है, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, ईचु नाम तालु, रीटु नाम मूर्धा। ये पूरे ठीक है, वकारो दंतोष्ठा, बहुत ये पूरे सूत्र है। वो संस्कृत जब याद करते हैं, जब संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तब वहाँ पर मिलता है, लेकिन ये आपको यहाँ पर भी हेल्प करेगा। इस तरीके से भी आप याद करेंगे तो ये चार्ट है जो कि बहुत इनसे प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए फ्रेंड्स। अच्छा, मैं आगे वाला बताने से पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने बोला का से लेके माँ तक होते हैं, और का से लेके माँ तक का ही हमने उच्चारण यहाँ पर किया, तो ये स्पर्श व्यंजन के कॉलम है, स्पर्श व्यंजन के लिए अलग से है। बाकी उच्चारण स्थान जो शेष बचे हैं उनका भी है, उनका अलग अलग है, उनको नहीं छोड़ा है, लेकिन हमने सिर्फ आधा इसलिए बताया क्योंकि हम स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं जो कि का से लेके माँ तक चलता है। ये 25 होता है, एक में 5, 5 का 5 10, 15 15, 5 में 55 25, 5 है 25 हो गया। तो संख्या याद रखनी है और कहाँ से कहाँ तक है वो याद रखना है। आगे चलते हैं, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अब जानते हैं ये क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच, जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच स्वर एवं व्यंजन के मध्य स्थित होता है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच स्वर एवं व्यंजन के मध्य स्थित होता है उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। जैसे अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो या रा ला वा। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। कुल कितनी, 4। अंतस्थ व्यंजन कौन, 11 लावा। आपको संख्या पूछता है, कभी कभी ये दे देगा 11 लावा कौन सा व्यंजन है, तब आपको टिक करना होगा। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होता है, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होता है। और इसमें जब बोला गया कि अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर होता है, मतलब आधा स्वर होता है, इसका मतलब या और वा जो है वो अर्ध स्वर है। आप समझ पाए। आपको क्या लग रहा है कि प्रश्न जो बनेगा वो आपसे पूछेगा अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? बहुत कम पूछेगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 10 सालों का जो यूपी टेट जिन लोगों ने निकाल के रखा है उनको भी वैलिड कर दिया गया। तो एक बार वो भी तो ट्राई करेंगे, वो भी तो बैठेंगे इस कंपटीशन में, तो इतना ही तो पेपर नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। तो ये आपको ये नहीं पूछेगा क्योंकि कि आपने याद कर लिया, समझ लिया है हमारे दिमाग में। हमसे पूछेगा ये अर्ध स्वर, जो हम या और वाह भूल जाएंगे। बात को गौर फरमाइएगा बहुत क्लियर तरीके से। आपको ये वाला पूछेगा, ये बहुत कम पूछेगा क्योंकि ये आप जानते हैं, आपने याद कर लिया है, उन्हें भी पता है। तो ये है अंतस्थ व्यंजन और उसका उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ऊष्म व्यंजन की। देखिए फ्रेंड्स, नाम को पढ़ ले देखते हैं। ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन दोनों एक ही है। ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन दोनों एक है। ऊष्म व्यंजन कहिए या संघर्षी व्यंजन कहिए, बोथ आर सेम। प्रश्न बन जाएगा, ध्यान दीजिए। वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण, घर्षण का मतलब क्या है कि कोई दो पत्थर नहीं लेके रगड़ना है, दो पत्थर रगड़ते हैं तो घर्षण होता है, वो नहीं करना है। जब आप ऐसे व्यंजन कुछ हैं इनका उच्चारण जब करते हो तो कुछ जैसे घर घर की आवाज़ जैसे हो, कि घर घर हो और गर्म वायु निकले, उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शा खा शाह, आप इसे खा पढ़िए या शाह पढ़िए, जो आपको सही लगे। शा शा शाह, मैं खा ही पढ़ती हूँ, शा खा साहा। बोलकर देखिए, शा खा शाह, शा खा शाह, शा खा साहा।
तो ये सरौता वाला सा बोला जाता है, और सीटी वाले सा में शा 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 शा। तो ये देखिए कुल हो नहीं है, घर्षण हो रहा है, और सब में नहीं हो रहा है। सब तो जैसे का में तो कोई ऐसी आवाज़ नहीं निकल रही, कोई गर्माहट नहीं हो रही, लेकिन इसको बोलकर देखिए शाह शाखा 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 साहा। तो ये ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन, जिसको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। आगे बढ़िए। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन, दो व्यंजन को संयुक्त व्यंजन, या दो व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बनता है, दो व्यंजनों को मिलाकर जो एक नया व्यंजन बनता है, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त नाम से ही पता है कि दो व्यंजनों के मेल से जो तीसरा व्यंजन बन रहा है वो संयुक्त व्यंजन है। अब इसमें एक बात है, कितनी है इनकी संख्या? 4। कौन कौन सा? छ, त्रंग, ज्ञा और श्री। छ, त्रंग, ज्ञा और श्री। आपको ये संख्या 4 है, ये भी आ सकता है। कौन कौन सा है वो भी आ सकता है पूछने को, छांटने को, और आपको ये मिलान करने को आ जाता है। जैसे ये छा वाला भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब इसको आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा, आपको ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये आपको ऐसे मिलेगा, यहाँ पे आधा, ये ता के नीचे भी, यहाँ पर सब पे आप आधा, वो फॉन्ट की गलती की वजह से ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। सब में यहाँ पे ता के नीचे, का के नीचे जा, और ये जा के नीचे, और सब के नीचे आधा ये लगा रहेगा। अब देखो क्या हुआ। अब ये का है, आपको एक ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन में आपको ऐसे करके दे देगा, ठीक है। एक ऑप्शन आपको पूरा दे देगा ऐसे करके। आपको इसमें से ये वाला सही ये टिक करना होगा। तो ये पहचान आपको आनी चाहिए, यानी कि जो संयुक्त व्यंजन के ये चारों रूप बन रहे हैं ना, ये कैसे मिलकर बन रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये छत्रंग्या, तो छत्र जो छा है वो किससे बन रहा है? आपको ध्यान होना चाहिए कि आधा का और षटकोण वाला जो सा था उसको मिलाकर ये छत्री वाला छत्रंग्या बन रहा था। ये आप नहीं भूलिएगा, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आएगा। बात कर लेते हैं सिमिलर दूसरे की, त्रा की। तो ये आधा ता प्लस रा बराबर क्या होगा? त्रा से त्रिशूल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ज्ञा की। तो ये आधा जा है प्लस इया, इसको मिला लो आप, तो ये आपका ज्ञा बन जाएगा, ज्ञा से ज्ञानी। आगे चलते हैं, श्री है। ये श्री ऋषि वाला श्री है, ठीक है। अब इसमें क्या है? सीटी वाला सा आधा प्लस रा, तब जाके ये आपका श्री बन रहा है। तो ये कैसे बन रहा है चारों, यही आपको ध्यान रखना है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये 4 प्रकार मैंने व्यंजन के आपको यहाँ आज की क्लास में अभी तक क्लियर बताए। क्या कोई प्रॉब्लम आपको लगी? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगी होगी। मैं अभी तक ऊपर से जितना बताई हूँ तुरंत दिखाती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगी ताकि आप भूलने ना पाएँ। मैंने व्यंजन पढ़ाया, व्यंजन बताया, क्लियर बताया, सारी बातें एक एक पॉइंट आउट करते हुए बताया। फिर हमने व्यंजन के प्रकार के बारे में बताया, जिसमें स्पर्श व्यंजन आया, जिसमें अंतस्थ व्यंजन आया, जिसमें ऊष्म व्यंजन आया, जिसमें संयुक्त व्यंजन आया। फिर मैंने सारे व्यंजनों के भी प्रकार बताए, उनके मतलब उदाहरण बताए, कैसे किसका उच्चारण हो रहा है बताया, कहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा वो बताया। अब बारी है जो है वो है व्यंजनों का वर्गीकरण। आइए कुछ वर्गीकरण के बारे में आज चर्चा करते हैं। व्यंजनों के वर्गीकरण का मतलब यहाँ पर क्या है कि व्यंजनों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से 2 आधार पर किया जाता है। 2 तरीके से, 2 कैटेगरी, 2 बेस के ऊपर डिवाइड किए हैं। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। व्यंजनों का जो वर्गीकरण हो रहा है वो 2 आधार पर हो रहा है। एक उच्चारण स्थान के आधार पर हो रहा है और एक प्रयत्न के आधार पर हो रहा है। अब आइए एक एक को फुल डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका की, तो मैं आपको साथ एक टेबल शेयर कर रही हूँ। आप देखिए, पहले आप पूरी टेबल को अच्छे से देखिए। एक तरफ स्वर, स्थान, स्वर, व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म वर्णों का प्रकार, यही पूरी टेबल है जो आपको समझनी है। अगर आप इसकी छाप अपनी आंखों पे इसकी छाप बना लेते हैं तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जैसे स्थान कंठ है, हमने तो वर्गों का बताया कि का वर्ग कंठ से उच्चारण होता है, अंतस्थ में कंठ से कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर ऊष्म का एक व्यंजन आता है, वो भी हा, और इसमें 2 स्वर आता है, जो छोटा और बड़ा स्वर का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से होता है। तो आपको एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा वो उच्चारण स्थान से बहुत ज़्यादा बनता है। तो छोटा और बड़ा आ का किससे उच्चारण हो रहा है? वो कंठ से हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसीलिए मैंने बताया अकु विसर्जनिया नाम कंठा, जिसमें आपका ये हा भी आ जाएगा।
हा और छोटा और बड़ा का तो आपको याद रहेगा कि कंठ से हो रहा है, लेकिन छोटा बड़ा और हा ये आप भूल जाएंगे। तो इनका उच्चारण भी कंठ से ही होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में कह रहा है तालु। तालु को चा वर्ग का जो उच्चारण है वो तालु से होता है, पहले बता दिया। अब तालु में अंतस्थ व्यंजन भी आएगा और एक ऊष्म भी आएगा, और छोटी ई और बड़ी ई भी आएगी। तो यानी कि छोटी ई और बड़ी ई जो स्वर है उसका उच्चारण तालु से होता है। इसीलिए सूत्र है ईचू यसा नाम तालु। ईचू यसा नाम तालु। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईचू, ई मतलब वो छोटी ई बड़ी ई हो गया, चू मतलब चा का वर्ग हो गया। ईचू यसा नाम, यसा नाम को यसा नाम या, तो या भी आ गया, यशा नाम तो शा भी आया, तो सीटी वाला सा भी आ गया। यानी कि जिसका उच्चारण तालु से हो रहा है, तो आपको वर्ण तो पता था कि चा वर्ग पूरा तालु से होता है। बचा क्या? एक ये ई और बड़ी ई स्वर बचा, और या और सीटी वाला सा बचा। तो यानी कि एक अंतस्थ व्यंजन का भी उच्चारण तालु से होता है और एक ऊष्म व्यंजन का भी उच्चारण तालु से होता है। तो ये है तालु की कैटेगरी, जो मैंने दूसरी आपको बताई। आइए तीसरा देखिए, मूर्धन्य। ट वर्ग जो है वो मूर्धा से डिवाइड मतलब उच्चारण होता है। इसके अंदर अंतस्थ व्यंजन का रा आता है, और इसके अंदर षटकोण वाला सा या खा कहिए, और ये री से ऋषि आता है। ध्यान से रखिएगा, ठीक है। इनका सूत्र है रीटू रसा नाम। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्लियर बता रही हूँ, रीटू रसा नाम। अब ये आपके टावर का हो गया, आपको ये ध्यान रखना होगा। ये टेबल आपको अगर याद है तो आप कर ले जाइए। दंता की बात कर लेते हैं तो ता था द धना ता वर्ग पूरा आएगा। ला और सरौता वाला सा ये भी जो है ता वर्ग में आएगा। ओष्ठ की बात कर लेते हैं तो पाफा वावा पा वर्ग पूरा आएगा। स्वर में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आएगा, अंतस्थ और ऊष्म नहीं आएगा। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, यहाँ तक की बात मैंने आपको पा वर्ग तक की पूरी बात क्लियर बताई कि किसका उच्चारण कहाँ हो रहा है। अब एक दो और है वो जानते हैं। एक होता है नासिका वर्ण, जिनको पंचम वर्ण भी कहते हैं। ये देख सकते हैं अंगा इया डाना मा, इसमें जो ये अंक वाला आ गया है ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अनुस्वार और आहा था वही है ये। तो यहाँ पर पंचम वर्ण की बात फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर ये जो आ वाला है ये आप छोड़ दो, ठीक है। आप मेनली ये ध्यान रखो, पंचम वर्ण में अंगा इया आड़ा नामा, ठीक, मतलब अंगा इया आड़ा नामा। हर वर्ग का ये जो लास्ट वाला होता है यही होता है पंचम वर्ण, क्योंकि हर एक वर्ग में 5 वर्ण है। तो जो पांचवा वाला वर्ण होता है वही होता है पंचमा अक्षर। और पता है आपको एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि ये पंचमा अक्षर का जो उच्चारण स्थान है वो 2 जगह से होता है। एक तो नासिका से होता है, दूसरा ये हर वर्ग में है तो हर वर्ग का होता है। इसीलिए जो पंचमा अक्षर होते हैं ये लास्ट के 5वें अक्षर भी होते हैं, वर्ण होते हैं, और इनका जो है उच्चारण भी 2 जगह से होता है, ठीक है। अब एक और बचता है वो है ए और ए। इनका जो है कंठ और तालु दोनों से जब मिलता है तब ए और ए का उच्चारण होता है। जब कंठ यानी कि कंठ आपका, गला आपका और ओठ आपका जब मिलता है तो ओ और औ का होता है। जब आपका दांत और ओठ मिलता है तो वा का होता है। तो आपके एग्जाम में ये वकारो दंतोष्ठा, इसका सूत्र है वकारो दंतोष्ठा। इसका है औददो कंठ तालु, इसका है औददो कंठ ओष्ठा। तो ये वा का जो उच्चारण स्थान है वो दंत से होता है। फ्रेंड्स एक बात सुनिए, जो सूत्र है वो अभी आपको, अगर आपने पढ़ा है पहले, मैंने पढ़ाया तो है ये, अगर आपको याद है तब तो आपको इजी लग रहा होगा, नहीं याद है तो आपको टफ लग रहा होगा। मुझे भी पहली बार लगा था, नहीं आया था, लेकिन याद किया, लिखा, समझा, रिवीजन किया तो इसके सूत्र याद हो गए। अब मुझे इस टेबल की दिक्कत नहीं पड़ती है। आप भी कॉन्टिन्यूटी बनाएंगे, आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ तक आप समझ पाए, जो कि पूरा मैंने आपको चार्ट के रूप में दिखाया। कैसी लग रही है फ्रेंड्स क्लास? आई होप मैं अपना बेस्ट आपको परफॉर्म कर रही हूँ कि मैं आपको बेस्ट से समझा पाऊँ, आपको कुछ सिखा पाऊँ, आपकी कुछ हेल्प मैं कर पाऊँ जेन्युइनली। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक फटाफट करिए। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, डू इट फास्ट फ्रेंड्स। जितना हो सके उतना क्लास को शेयर करिए और डेली आइए, पढ़िए, फटाफट लाइक करिए। चलिए, मैंने आपसे एक टेबल शेयर की जो कि उच्चारण के वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका पूरी बताई, स्थान बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरा क्लियर दिख रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेके इसको पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आइए, कुछ पॉइंट है जो नोट में भी है, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि प्रत्येक वर्गीय पंचम अक्षर का उच्चारण करते समय फेफड़े से उठने वाली वायु मुख के स्थान साथ साथ
नाक के द्वार से भी बाहर निकलती है, अतः इन वर्णों को नासिक के वर्ण कहा जाता है। पंचमा अक्षर भी कहा जाता है और नासिक वर्ण भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अंगा ये अणा ईयणानामा, अंगा ईयणानामा, ये आपको ऑप्शन में आ जाता है, वो ऑब्जेक्टिव में चूज करने को। पेपर में बनता है प्रश्न कि नासिक वर्ण कौन सा है, नासिक वर्ण किसे कहते हैं। तो ये चीज़ आपको कोर्स में भी मिलेगी और आपको वहाँ एग्जाम में भी फाइंड आउट करने के लिए मिलेगी। पहला नोट। दूसरा यहाँ पर क्या है कि वा और फा का उच्चारण करते समय नीचे का ओंठ ऊपर के दांतों को, जब आप वा और फा बोलकर देखिए, वा फा ऊपर की ओर उठता है, इसको दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। फिर एक पॉइंट है कि हा तथा विसर्ग का व्यंजन कंठ के नीचे काकल स्थान से होता है, इसीलिए हा तथा विसर्ग, हा को मेनली काकल ध्वनि कहते हैं। काकल ध्वनि, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है कि काकल ध्वनि से किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो वो है हा। हा तथा विसर्ग भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स, हा तथा विसर्ग को मेनली जो है मुख्यतः आपको हा ही दिखेगा कि काकल ध्वनि उच्चारित वर्ण कौन सा है, तो वो है हा से हल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, फिर देखते हैं ऊपर के दांतों और मसूड़ों के संधि स्थल से थोड़ा सा ऊपर का भाग वत्सर कहलाता है। जो ऊपर का दांत है उसका जो मसूड़ा है, उसका जब संधि से ऊपर का थोड़ा सा ऊपर का जो भाग होता है वो वत्स कहलाता है। न ल स जा का उच्चारण करते समय जीभ वत्स के क्षेत्र को स्पर्श करती है, इसलिए वत्सर ध्वनि कहलाती है। आप एक बार उच्चारण करिए, न ल श जा, न ल श द। आपके ऊपर के दांत के पीछे का जो मसूड़ा है वहां पर इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए वत्सर ध्वनियां कहलाती हैं। कुछ चीज़ें जो उच्चारण स्थान की तालिका में नहीं दी रहती हैं वो आपको कुछ अब बाहर से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो आपको ये बात समझ में आई फ्रेंड्स? फिर आज की क्लास को मैं यहीं पर ओवर करना चाहूँगी। बाकी का जो वर्गीकरण है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर बताऊँगी। इस समय आपकी 27 मिनट की क्लास हो गई, मैंने आपका बहुत वक्त नहीं लूँगी, अच्छे से हर एक चीज़ को बताऊँगी, क्योंकि कोर्स को हम समझ गए हैं, कर ले जाएंगे। हमें जो टारगेट एग्ज़ाम है उसको बेस्ट से बेस्ट करना है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, समझना होगा, पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की मैं क्लास को करती हूँ ओवर। क्लास कैसी लगी आप सभी को, ये अपना फीडबैक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को देखिए, आइए टाइम पर, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिए। फिर क्लास को हम फ्रेंड्स ख़त्म करते हैं। आज हमने व्यंजन तक पढ़ा है, व्यंजन की क्लास को देखा, समझा, जाना। अभी इसके बाद का जो और वर्गीकरण है, एक वर्गीकरण अभी नहीं, सिर्फ आज तो मैंने एक ही बताया, बाकी क्लासेस में जो और वर्गीकरण है वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगी, जिसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास लूँगी। उसमें हर एक चीज़ को, जैसे स्वर का बताया आज ये क्लास बताया, ऐसे उसको भी मैं शेयर करूँगी और समझाऊंगी, हर एक बात को बताऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल रात को सेम टाइम पर 9 बजे, 9:10, 9:15 तक। आप आइए, देखिए, समझिए, टाइम पर आइए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो दिक्कत आपको नहीं होगी। आप भी सारे बच्चों के साथ आके क्लास को करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट।